हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन डे 3। पिछले दो लेक्चर्स में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ पाइथन, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लिस्ट, टपल्स। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम सीखेंगे डिक्शनरी, जो कि पाइथन का एक बहुत पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन की। फिर देखेंगे प्रिंट और इनपुट फंक्शंस। उसके बाद आउटपुट फॉर्मेटिंग और लिस्ट में हम कवर करेंगे अरिथमेटिक, कंपैरिजन और बिटवाइज ऑपरेटर्स को। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझो, सिर्फ रटने के लिए नहीं बल्कि अप्लाई करने के लिए भी। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हर टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक के लिए बेस बना रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। A dictionary is an ordered collection of key value pairs. It stores data in the form of keys and their corresponding values. Common uses: employees and wages, countries and capitals, product and prices. Key characteristics: keys must be unique, values can be duplicated, keys must be immutable, values can be any type, fast lookup. अब हम बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी पाइथन का एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा को की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब ये की वैल्यू पेयर क्या होता है, इसको रियल लाइफ में समझते हैं। सोचो आपके पास एक असली डिक्शनरी है, जैसे इंग्लिश डिक्शनरी। उसमें आप एक वर्ड ढूंढते हो जैसे एप्पल, और उसके अगेंस्ट उसका मीनिंग लिखा होता है। यहाँ एप्पल हमारे की है और उसका मीनिंग हमारी वैल्यू है। पाइथन की डिक्शनरी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। हर एंट्री में एक की होती है और उसकी करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे एम्प्लॉयज और उनकी वेजेस। जैसे रमेश 25,000 कमा रहा है, सुरेश 330,000। यहाँ एम्प्लॉय का नाम की है और वेज सैलरी वैल्यू है। डिक्शनरी की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में और काफ़ी इंटरव्यूज में कॉमन क्वेश्चन होता है। कीज मस्ट बी यूनिक। इसका मतलब है कि एक डिक्शनरी में सेम की दो बार नहीं हो सकती। अगर आप एक ही की को दो बार डिफाइन करोगे तो पाइथन पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। पॉइंट टू, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। वैल्यूज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दो अलग कीज की सेम वैल्यू हो सकती है। ऐसे किसी दो इंसान की सेम सैलरी हो सकती है। कीज मस्ट बी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, जैसे इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स या टपल्स। इम्यूटल इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकता। स्ट्रिंग, नंबर्स, टपल्स ये सब इम्यूटेबल होते हैं, इसलिए ये कीज बन सकते हैं। लेकिन लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसलिए लिस्ट को कभी की नहीं बना सकते। अगर ट्राई करोगे तो पाइथन एरर देगा अनहैशेबल टाइप लिस्ट करके। पॉइंट फोर है हमारा, वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। वैल्यू में आप कुछ भी रख सकते हो, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, इवन एक दूसरी डिक्शनरी भी। डिक्शनरीज प्रोवाइड फास्ट डेटा लुकअप यूजिंग कीज। इसका मतलब है कि अगर आपके पास हजारों एंट्रीज हैं और आपको एक स्पेसिफिक की वैल्यू चाहिए, तो डिक्शनरी बहुत फास्ट तरीके से वो वैल्यू निकाल के दे देगी, क्योंकि इंटरनली पाइथन हैशिंग टेक्निक यूज करता है। ये एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है जो हम आगे डिटेल में समझ जाएंगे, लेकिन इतना समझ लो कि डिक्शनरी लुकअप लिस्ट से ज़्यादा फास्ट होता है। यहाँ पर डिक्शनरी का सिंटेक्स है। चलिए अब डिक्शनरी का सिंटेक्स देखते हैं। डिक्शनरी बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। सिंटेक्स आपके सामने है।
यहाँ ध्यान देना की और वैल्यू के बीच में कोलोन लगता है और दो अलग एंट्रीज के बीच में कॉमा लगता है। एग्जाम्पल भी आपके सामने है। देखो इसमें हैदराबाद की है और 27 उसकी वैल्यू है, चेन्नई की है 32 उसकी वैल्यू है। देखो आउटपुट में डिक्शनरी प्रिंट हुई है एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में जिसमें हमने लिखा था, क्योंकि पाइथन 3.7 से डिक्शनरीज इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है। पहले पाइथन वर्जन्स में ऐसा नहीं होता था, ऑर्डर गारंटी नहीं थी, लेकिन अब मॉडर्न पाइथन में आप भरोसे से कह सकते हो कि जिस ऑर्डर में आप आइटम्स डालते हो उसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन में डिक्शनरी बनाने के दो कॉमन तरीके हैं। पहला तरीका है बिल्ट इन फंक्शन यूज करके। अगर आप सिर्फ एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाना चाहते हो, मतलब जिसमें कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं है, सिर्फ खाली डिक्शनरी, तो आप डिक्ट फंक्शन कॉल कर सकते हो। यहाँ डिक्ट फंक्शन एक नया खाली डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। जब हम टाइप माई डिक्ट प्रिंट करते हैं तो आउटपुट आता है क्लास डिक्ट। इसका मतलब है कि माई डिक्ट वेरिएबल का टाइप डिक्शनरी है। और जब हम प्रिंट माई डिक्ट करते हैं तो आउटपुट आता है कर्ली ब्रेसेस। ये खाली कर्ली ब्रेसेस, ये जो एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि डिक्शनरी भी एम्प्टी है, उसमें कोई एंट्री नहीं है। ये टेक्निक तब यूज़फुल होता है जब आप डिक्शनरी बनाना चाहते हो लेकिन अभी आपके पास डेटा नहीं है। आप बाद में लूप से या किसी फंक्शन से आइटम्स ऐड करोगे। छोटा सा डाउट क्लियर करते हैं, क्या माई डिक्ट और माई डिक्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस और माई डिक्ट इज इक्वल टू डिक्ट फंक्शन सेम चीज़ है? हाँ बिल्कुल, दोनों एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, लेकिन डिक्ट फंक्शन एक और यूज़फुल चीज़ करता है। उससे हम डायरेक्टली कीवर्ड आर्गुमेंट पास करके भी डायरेक्टली डिक्शनरी बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विथ एलिमेंट। अब देखते हैं डिक्ट फंक्शन का एक और यूज, जिसमें हम डायरेक्टली कीज और वैल्यूज पास कर सकते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स के थ्रू। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो ध्यान से समझना है। कीज वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर्स होनी चाहिए, मतलब की का नेम एक वैलिड वेरिएबल नेम जैसा होना चाहिए। उसमें स्पेस नहीं हो सकता, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे हैच नहीं हो सकते। रूल 2, केस के अराउंड कोट्स नहीं लगते। देखो हमने दिल्ली इज इक्वल टू 30 लिखा है, ये नॉर्मल डिक्शनरी सिंटेक्स से डिफरेंट है। नॉर्मल सिंटेक्स में हम स्ट्रिंग की को कोट्स में लिखते हैं, लेकिन डिक्ट फंक्शन के अंदर कीवर्ड आर्गुमेंट स्टाइल में कोट्स नहीं लगाने हैं। रूल 3, वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, कोलोन नहीं। तो सोच के देखो, अगर आपको की का नाम न्यू दिल्ली रखना है जिसमें स्पेस है, तो ये मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि न्यू दिल्ली एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। आइडेंटिफायर में स्पेस अलाउड नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में आपको कर्ली ब्रेसेस वाला नॉर्मल मेथड यूज करना पड़ेगा। ये मेथड तब यूजफुल होता है जब आपके कीज सिंपल वर्ड्स हों बिना स्पेस के, और आप फास्ट तरीके से डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हो। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी यूजिंग अ लिस्ट ऑफ टपल्स। डिक्शनरी बनाने का तीसरा तरीका है लिस्ट ऑफ टपल्स पास करके डिक्ट फंक्शन को। यहाँ देखो हमें एक लिस्ट बनाई है और उसके अंदर टपल्स हैं। हर टपल में पहला एलिमेंट की है और दूसरा एलिमेंट वैल्यू है। जब ये लिस्ट डिक्ट फंक्शन को दिया जाता है तो पाइथन ऑटोमेटिकली हर टपल को की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट कर देता है और आउटपुट बनता है। ये मेथड बहुत यूज़फुल होता है जब आपका डेटा ऑलरेडी टपल या लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा हो।
जैसे अगर आपका डेटाबेस से या CSV फाइल से डेटा रीड कर रहे हो, वहां से डेटा लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में आता है और आप उसे डायरेक्टली यूज डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। अ, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, डुप्लीकेट कीज का डुप्ली क्या होता है। जैसे लिखा माई डिक्ट, जो एग्जांपल आपके सामने है, माई डिक्ट A10 A50 प्रिंट माई डिक्ट। यहाँ हमने की ए जो है उसको दो बार डिफाइन किया है, पहली बार वैल्यू 10 के साथ, दूसरी बार वैल्यू 50 के साथ। अब क्या होगा, पाइथन एरर नहीं देगा, बल्कि जो सबसे लास्ट वैल्यू है वही फाइनल वैल्यू बन जाएगी, तो आउटपुट आएगा A50। देखो 10 वाली वैल्यू ओवरराइट हो गई 50 से, क्योंकि डिक्शनरी में कीज यूनिक होनी चाहिए। जब आप सेम की दोबारा लिखते हो तो पाइथन पुरानी वैल्यू को डिलीट करके नया वैल्यू असाइन कर देता है। ये एक बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, अगर डिक्शनरी में डुप्लीकेट की हो तो क्या होगा। तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि पाइथन एरर नहीं देगा, लास्ट वैल्यू ही फाइनल कंसीडर होगी। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ डिक्शनरी यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। अब देखते हैं डिक्शनरी बनाने का सबसे कॉमन और डायरेक्ट तरीका है कर्ली ब्रेसेस का यूज करके। सिंटेक्स आपके सामने है। यहाँ हर आइटम एक की वैल्यू पेयर है जो कोलोन से सेपरेट होता है, और मल्टीपल पेयर्स कॉमा से सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल भी आपके सामने है। इस एग्जाम्पल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इंटीजर कीज यूज कर रहे हैं 1 2 3, और उनकी वैल्यूज स्ट्रिंग है 1 2 3। ये हमें याद दिलाता है कि डिक्शनरीज में की सिर्फ स्ट्रिंग नहीं हो सकती, वो इंटीजर, टपल या कोई भी इम्यूटेबल टाइप हो सकती है। आउटपुट आपके सामने है। ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है, क्योंकि ये सिंपल, रीडेबल और डायरेक्ट है। जब आप रियल प्रोजेक्ट में डिक्शनरी बनाओगे तो ज़्यादातर इसी कर्ली ब्रेसेस सिंटेक्स का यूज करोगे, जैसे हमने पहले टेम्परेचर्स वाला एग्जांपल देखा था। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। डिक्शनरी वैल्यूज आर एक्सेस्ड यूजिंग देयर कीज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जिसमें मिक्स्ड डेटा टाइप्स की वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों। यहाँ देखो नेम क्या है, की है, उसकी वैल्यू है जय जो एक स्ट्रिंग है। नंबर की है, उसकी वैल्यू है 514 जो एक इंटीजर है। एज की है, उसकी वैल्यू है 12 जो भी इंटीजर है। आउटपुट आपके सामने है। इससे ये समझ आता है कि एक ही डिक्शनरी में डिफरेंट कीज की वैल्यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक रिकॉर्ड जैसा लगता है, जैसा जैसे एक पर्सन का प्रोफाइल स्टोर कर रहे हो, नाम, नंबर, एज। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिक्शनरीज के वैल्यूज को एक्सेस कैसे करें। जब आप एक डिक्शनरी बना लेते हो तो सवाल आता है, अब इस डिक्शनरी में इस स्पेसिफिक डेटा कैसे निकालें। डिक्शनरीज वैल्यूज आर एक्सेस्ड यूजिंग देयर कीज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। अगर की एग्जिस्ट करेगी तो पाइथन रिटर्न करेगा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को। इसका मतलब है कि लिस्ट में हम इंडेक्स नंबर से वैल्यू एक्सेस करते थे, जैसे माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1। लेकिन डिक्शनरी में हम इंडेक्स नंबर से नहीं, कीज से एक्सेस करते हैं। सिंटेक्स आपके सामने है। तो आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसका आउटपुट है। चलिए अब डिक्ट वन जो है, जो हमने पिछले स्लाइड में बनाया था, जिससे वैल्यूज एक्सेस करते हैं, प्रिंट डिक्ट एज, प्रिंट डिक्ट नंबर। यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की डाल दी है, डिक्ट वन एज का मतलब है मुझे डिक्ट वन डिक्शनरी में एज की वैल्यू चाहिए। पाइथन तुरंत उस की को
ढूंढता है और उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। देखो डिक्ट वन एज ने 12 दिया क्योंकि एज की वैल्यू 12 थी, और डिक्ट वन नंबर ने 514 दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन देखते हैं। अगर आप एक ऐसे की एक्सेस करो जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हो तो क्या होगा। यहाँ प्लेस नाम की कोई हमारे डिक्ट वन में नहीं है, इसलिए पाइथन एक एरर देगा की एरर प्लेस। ये एक रन टाइम एरर है, जिसे की एरर कहते हैं। इसका मतलब है कि जो की आपने मांगी है वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती। ये एरर बहुत कॉमन होता है जब बिगनर्स डायरेक्टली जब बिगनर्स डिक्शनरी के साथ काम करते हैं और गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या की एग्जिस्ट नहीं करती। ऑलवेज इंश्योर द की एग्जिस्ट बिफोर एक्सेसिंग इट। मतलब की एक्सेस करने से पहले ये कंफर्म कर लो कि वो डिक्शनरी में है या नहीं। इसके लिए पाइथन में कई तरीके हैं, जैसे इन कीवर्ड यूज करके करना, या गेट मेथड यूज करना है जो हम थोड़ी देर में देखेंगे, जो सेफर अप्रोच है। नेक्स्ट, अपडेटिंग डिक्शनरी वैल्यूज। अब देखते हैं डिक्शनरी वैल्यूज को अपडेट कैसे करें। ये बहुत सिंपल है। बस जिस की वैल्यू चेंज करनी है उस पर नया वैल्यू असाइन कर दो। यहाँ हमने डिक्ट वन के नेम की वैल्यू को जय से चेंज करके कृतिका कर दिया। आउटपुट आपके सामने है। देखो सिर्फ नेम की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी नंबर और एज सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि रियल एप्लीकेशन में हम डिक्शनरीज का यूज डेटा को डायनेमिकली अपडेट करने के लिए करते हैं। जैसे अगर कोई यूजर अपना नेम चेंज करे तो डेटाबेस में सिर्फ नाम वाली एंट्री अपडेट होगी, बाकी डेटा सेम रहेगा। अब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर करती है, हमने ये ऑलरेडी डिटेल में देखा है। पाइथन 3.7 से डिक्शनरीज इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करती है। मतलब जिस ऑर्डर में आप आइटम्स ऐड करोगे उसी ऑर्डर में वो स्टोर और प्रिंट होंगे। ये पाइथन के पुराने वर्जन्स 3.6 से पहले में गारंटी नहीं था। मतलब जिस ऑर्डर में तुम डालोगे उस ऑर्डर में आएगा। थर्ड इज डिक्शनरी एलिमेंट को की से एक्सेस करते हैं, नंबर से नहीं। ये लिस्ट में डिक्शनरी का मेन डिफरेंस है। डिक्शनरी एलिमेंट्स को की से एक्सेस करते हैं, ध्यान रखना, नंबर से नहीं। वैल्यूज रिट्रीव करने को के दो तरीके हैं। पहले वो जो हमने अभी देखा, स्क्वायर ब्रैकेट, और दूसरा है गेट मेथड। अब है एक्सेसिंग वैल्यूज यूजिंग कीज। आपके सामने कुछ एग्जांपल है, सिंटेक्स है, आउटपुट दिया हुआ है। एक्सेसिंग वैल्यू यूजिंग कीज को एक नए एग्जांपल के साथ डिटेल में देखते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। सिंटेक्स है डिक्शनरी नेम, जो भी नेम होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम लिख दो। यहाँ हमने कैपिटल्स नाम की डिक्शनरी बनाई है, जिसमें कंट्रीज कीज हैं और उनकी कैपिटल वैल्यूज हैं। जब हम कैपिटल्स इंडिया लिखते हैं तो पाइथन इंडिया की तो ढूंढता है डिक्शनरी में और उसकी वैल्यू रिटर्न करता है, न्यू दिल्ली। आउटपुट हमारे सामने है। ये मेथड बहुत फास्ट और डायरेक्ट है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। अगर आप एक ऐसी की एक्सेस करो जो एग्जिस्ट नहीं करती तो पाइथन की एरर देगा, क्योंकि हमारे कैपिटल डिक्शनरी में ऑस्ट्रेलिया नाम की कोई की नहीं है। अब ये एरर रियल प्रोजेक्ट में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सोचो आप एक वेबसाइट बना रहे हो जो यूजर्स का डेटा डिक्शनरी में स्टोर करता है, और अगर गलती से कोई ऐसी की एक्सेस हो जाए जो एग्जिस्ट नहीं करती तो पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, एरर आ जाएगा और प्रोग्राम रुक जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन हमें एक सेफर मेथड देता है, गेट मेथड, जिससे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देखते हैं गेट
मेथड, जो डिक्शनरी से वैल्यू एक्सेस करने का सेफर और रिकमेंडेड तरीका है। सिंटेक्स भी आपके सामने है, एक एग्जांपल भी देख लीजिए आप। कैपिटल्स डॉट गेट इंडिया, इंडिया की एग्जिस्ट करती है, इसलिए नॉर्मल तरीके से वैल्यू रिटर्न होती है न्यू दिल्ली। कैपिटल्स डॉट गेट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ध्यान दो पाइथन यहाँ एरर नहीं देता, इंस्टेड वो नन रिटर्न करता है। नन पाइथन में एक स्पेशल वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है कुछ भी नहीं या एम्प्टी। कैपिटल्स डॉट गेट ऑस्ट्रेलिया नॉट फाउंड, यहाँ हमने गेट मेथड को दो आर्गुमेंट दिए हैं, पहला है कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है डिफॉल्ट वैल्यू नॉट फाउंड। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो पाइथन नन रिटर्न करने की जगह हमारा दिया हुआ डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा नॉट फाउंड। देखो ये कितना सेफ और एलिगेंट सॉल्यूशन है। अगर की मिल गई तो वैल्यू मिलेगी, अगर नहीं मिली तो या तो नन मिलेगा या जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने स्पेसिफाई की है वो मिलेगी, लेकिन प्रोग्राम क्रैश कभी नहीं होगा। सोचो आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, ठीक। आपके पास प्रोडक्ट प्राइसेस की डिक्शनरी है। अगर कस्टमर एक ऐसा प्रोडक्ट सर्च करे जो स्टोर में नहीं है, तो गेट मेथड यूज करके आप ग्रेसफुली प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल जैसा मैसेज दिखा सकते हो बिना प्रोग्राम क्रैश किए। ये एक बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। डिक्शनरी में की एक्सेस करने के कितने तरीके हैं और उनमें क्या डिफरेंस है? तो आपका यही जवाब होना चाहिए, दो तरीके हैं। स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन जो कि एरर देता है अगर की न मिले, और गेट मेथड है जो सेफली नन या डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न के बिना एरर देता है, एरर नहीं दिए। नेक्स्ट है टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। टाइप conversion is the process of converting data from one data type to another. चलो अब डिक्शनरी का टॉपिक खत्म करके मूव करते हैं टाइप कन्वर्जन्स की तरफ। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट और एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक है। टाइप कन्वर्जन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। पाइथन हमें मैनी बिल्ट इन फंक्शंस देता है इसी के लिए, जैसे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बहुत सारे। सबसे पहले देखते हैं इंट एक्स बेस फंक्शन। ये फंक्शन किसी वैल्यू को सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। इसका सिंटेक्स आपके सामने है। इंट एक्स बेस इज इक्वल टू एक्स वो नंबर या स्ट्रिंग है जिसे कन्वर्ट करना है। बेस नंबर सिस्टम स्पेसिफाई करता है, जैसे बाइनरी, 2, ऑक्टल, 8, डेसिमल, 10, हेक्साडेसिमल, 16। अगर आप बेस स्पेसिफाई नहीं करते तो पाइथन बाय डिफॉल्ट बेस 10 डेसिमल मान लेता है। ये बेस पैरामीटर सिर्फ तब यूज होता है जब आप एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हो जो एक नंबर रिप्रेजेंट करती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है इसलिए ध्यान से समझना। एस इंट एस कॉमा टू, यहाँ हमने बेस 2 दिया है। इसका मतलब है पाइथन 0011 को बाइनरी नंबर की तरह ट्रीट करेगा। बाइनरी में 0011 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है? तो इसकी डेसिमल वैल्यू होता है 3, इसलिए इसका आउटपुट आता है 3। इंट एस, यहाँ कोई बेस स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए पाइथन डिफॉल्ट बेस 10 यूज करेगा, मतलब 0011 को नॉर्मल डेसिमल नंबर की तरह ट्रीट करेगा। 0011 को डेसिमल में पढ़ोगे तो वो 11 होता है, लीडिंग जीरोस इग्नोर होते हैं, इसलिए आउटपुट आता है 11। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, सेम स्ट्रिंग 0011 है लेकिन वेज डिफरेंट होने से रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है हमारा, अब देखते हैं फ्लोट फंक्शन।
ये फंक्शन किसी वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करता है। इसका सिंटेक्स है फ्लोट एक्स। पैरामीटर एक्स हो सकता है इंटीजर, फ्लोट या न्यूमेरिक स्ट्रिंग, मतलब वो स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ नंबर्स हों। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फ्लोट 25। 25 एक इंटीजर है। जब हम इसे फ्लोट फंक्शन में डालते हैं तो पाइथन उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है 25.0। नेक्स्ट इज फ्लोट 35। 35 एक स्ट्रिंग है जो नंबर रिप्रेजेंट करती है। पाइथन इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके देता है 35.0। ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब यूज़र इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, जैसे हम आगे इनपुट फंक्शन में देखेंगे, और हमें उसको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है। थर्ड है फ्लोट 10.5। ये ऑलरेडी एक फ्लोट है तो आउटपुट सेम रहेगा 10.5। एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करो, जब हम किसी भी इंटीजर को फ्लोट फंक्शन से पास करते हैं, पाइथन उसमें 0.0 ऐड कर देता है। ये बताता है कि वो नंबर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप बन चुका है, चाहे उसकी वैल्यू होल नंबर ही क्यों ना हो। ये फंक्शन तब यूज़फुल होता है जब आप प्राइस कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे प्राइस इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटरप्राइज, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है और हमें उस स्ट्रिंग पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ तब काम करता है जब स्ट्रिंग में वैलिड नंबर हो। थर्ड है ऑड फंक्शन। अब देखते हैं ऑड फंक्शन। ये एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है जो कैरेक्टर को उसका यूनिकोड मतलब एस्काई कोड पॉइंट देता है। इसका मतलब है कंप्यूटर के अंदर हर कैरेक्टर एक नंबर की तरह स्टोर होता है। जैसे एक कैरेक्टर को कंप्यूटर इंटरनली एक स्पेसिफिक नंबर से रिप्रेजेंट करता है, ऑड फंक्शन हमें वो नंबर देता है। इसे ऑड कैरेक्टर एक सिंटेक्स है इसका ऐसे। ये फंक्शन सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में है, कैपिटल ए का एस का ए वैल्यू है 65 और स्मॉल ए का है 97। दोनों अलग हैं क्योंकि स्काई टेबल में अपर केस और लोअर केस लेटर्स के लिए अलग अलग रेंजेस होती हैं, क्योंकि ए ए से जेड तक वैल्यूज होती हैं 65 से 90। स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक वैल्यूज होती हैं 97 से 122। और 0 से 9 तक डिजिट्स की वैल्यूज होती हैं 48 से 57। अब देखते हैं अगर हम मल्टीपल कैरेक्टर्स वाले स्ट्रिंग पास करें तो क्या होता है। प्रिंट ऑड ए बी, दो कैरेक्टर है ना, तो इसका आउटपुट आ गया टाइप एरर, क्योंकि ए बी में दो कैरेक्टर्स हैं ए और बी, लेकिन ऑड फंक्शन सिर्फ एग्जैक्टली एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है, इसीलिए पाइथन एरर दे देता है। ऑड एक्सपेक्टेड आ कैरेक्टर बट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू फाउंड जैसी मैसेज। इनपुट में एग्जैक्टली एक कैरेक्टर होना चाहिए, मल्टीपल कैरेक्टर पास करने पे टाइप एरर आता है। ये फंक्शन बहुत यूज होता है जब आप क्रिप्टोग्राफी या एनकोडिंग डिकोडिंग या कैरेक्टर मैनिपुलेशन वाला कोड लिखते हो। अब आता है हेक्स फंक्शन। अब देखते हैं हेक्स फंक्शन। ये फंक्शन एक इंटीजर को उसकी हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। सिंटेक्स है
हेक्स एक्स। एग्जाम्पल भी आपके सामने है। यहाँ पाइथन 45 डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है। 45 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने तो होता है 2D। पाइथन ऑटोमेटिक आउटपुट में ऑटोमेटिकली 0x प्रीफिक्स ऐड कर देता है। ये बताता है कि ये एक डेसिमल नंबर है। तो 0x हेक्साडेसिमल नंबर्स का एक स्टैंडर्ड नोटेशन है प्रोग्रामिंग में। देखो क्विक कैलकुलेशन समझो। 45 को 16 से डिवाइड करो। क्वेश्चन 32, रिमाइंडर है 13। हेक्साडेसिमल में 13 को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 to 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ यूज होते हैं 10 to 15 के लिए। इसलिए 45 इज इक्वल टू 2D इन हेक्साडेसिमल। अब एरर केस देखते हैं। प्रिंट हेक्स 0, प्रिंट हेक्स 9.9। टाइप एरर, क्योंकि हेक्स फंक्शन सिर्फ इंटीजर एक्सेप्ट करता है, फ्लोट वैल्यूज नहीं। अगर आप कोई फ्लोट नंबर पास करोगे तो पाइथन एरर देगा। हेक्स सिर्फ इंटीजर एक्सेप्ट करता है, फ्लोट वैल्यूज टाइप एरर देता है। हेक्साडेसिमल नंबर हमेशा 0x प्रीफिक्स से स्टार्ट होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर का यूज होता है कलर कोड्स में, जैसे वेब डेवलपमेंट में रेड कलर होता है ना, एचटीएमएल में आपने यूज किया होगा। कलर कोड लिखते हैं हैच FF000 करके, कुछ कुछ कलर्स होते हैं एचटीएमएल या सीएसएस में कलर्स को ऐड करते हैं। मेमोरी एड्रेस में यूज होता है, और लो लेवल प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट ऑक्ट फंक्शन। अब सिमिलरली देखते हैं ऑक्ट फंक्शन। ये इंटीजर को उसकी एक्चुअल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। ये सिंटेक्स है ऑक्ट एक्स एग्जाम्पल प्रिंट ऑक्ट 45। आउटपुट आपके सामने है। 45 को ऑक्टल मतलब बेस 8 में कन्वर्ट करें तो होता है 55। पाइथन आउटपुट में जीरो या जीरो प्रीफिक्स ऐड करता है, जो बताता है कि ये ऑक्टल नंबर है। और जब एरर केस आता है तो टाइप एरर देता है, क्योंकि ऑक्ट भी सिर्फ इंटीजर एक्सेप्ट करता है, फ्लोट नंबर नहीं। सिर्फ इंटीजर एक्सेप्ट करता है, फ्लोट वैल्यूज टाइप एरर देते हैं। ऑक्टल नंबर हमेशा उस जीरो प्रीफिक्स से स्टार्ट होते हैं। देखो ध्यान दो, हेक्स और ऑक्ट दोनों बहुत सिमिलर हैं, बस डिफरेंट नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। हेक्स बेस 16 में और ऑक्ट बेस 8 में। दोनों सिर्फ इंटीजर एक्सेप्ट करते हैं, और दोनों अपने आउटपुट में एक स्पेशल प्रीफिक्स ऐड करते हैं, ओ एक्स और ओ जीरो एक्सपेक्टिवली, जिससे पहचाना जा सके कि ये किस नंबर सिस्टम में है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें नंबर्स दो पार्ट्स में होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। पाइथन में इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जे लेटर यूज होता है, जबकि मैथ में नॉर्मली आई मीन्स आयोटा यूज होता है। सिंटेक्स आपके सामने है। कॉम्प्लेक्स, रियल, कॉमा, इमेजिनरी। कुछ एग्जांपल आपके सामने है। कॉम्प्लेक्स 5, सिर्फ एक वैल्यू दी गई जो रियल पार्ट बनती है। जब इमेजिनरी पार्ट स्पेसिफाई नहीं की जाती तो पाइथन डिफॉल्ट 0G ले लेता है। तो आउटपुट में क्या आया, 5 + 0J। कॉम्प्लेक्स 4, 3, दो वैल्यूज दी गई हैं, रियल पार्ट है 4, इमेजिनरी पार्ट है 3। आउटपुट आया 4 + 3J। और थर्ड है कॉम्प्लेक्स 6 + 2J। यहाँ हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखी है। पाइथन इसको
फिर से करके कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता है। आउटपुट 6 + 2 अगर सिर्फ एक वैल्यू दी जाए तो इमेजिनरी पार्ट ऑटोमेटिकली 0 j बन जाती है। और पाइथन में इमेजिनरी नंबर्स जे से रिप्रेजेंट होते हैं, आई से नहीं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कन्वेंशन से आता है, जहाँ आई करंट के लिए रिजर्व होता है। ऑनेस्टली कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ डेली प्रोग्रामिंग में बहुत रेयर होता है। ये ज़्यादातर स्पेसिफिक साइंटिफिक कंप्यूटिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग या इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं। लेकिन पाइथन का बिल्ट इन सपोर्ट होना इसकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग फंक्शन। अब देखते हैं कि एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला फंक्शन है स्ट्रिंग फंक्शन, str फंक्शन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। सिंटेक्स है str ऑब्जेक्ट, कुछ एग्जांपल्स हैं, उसका आउटपुट दिया हुआ है आपके सामने। यहाँ टेक्निकली आउटपुट सेम दिख रहा है जैसे इनपुट था, लेकिन डेटा टाइप बदल गया है। पहले 100 एक इंटीजर था, अब str 100 के बाद ये एक स्ट्रिंग बन गया है। इसी तरह 20.5 फ्लोट से स्ट्रिंग बन गया, और ट्रू बूलियन से स्ट्रिंग बन गया। कन्वर्ट एनी ऑब्जेक्ट इनटू अ स्ट्रिंग, मतलब str फंक्शन इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और लिस्ट, डिक्शनरी, कुछ भी हो, सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डेटा एंड स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ये एक बहुत कॉमन यूज केस है। सोचो, आपको प्रिंट करना है आपकी एज है प्लस एज वेरिएबल, लेकिन एज वेरिएबल एक इंटीजर है। पाइथन स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ डायरेक्टली कनकनेट नहीं करने देता, इसलिए हमें पहले str से कन्वर्ट करना पड़ता है। प्रिंट आपकी एज है प्लस str एज। रिटर्न टाइप इज ऑलवेज str, चाहे इनपुट कुछ भी हो, str फंक्शन का आउटपुट हमेशा स्ट्रिंग टाइप का ही होता है। नेक्स्ट इज इवैल फंक्शन। देखते हैं एक बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग फंक्शन है इवैल। ये फंक्शन एक स्ट्रिंग के रूप में लिखे गए पाइथन एक्सप्रेशन को इवेलुएट, एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट रिटर्न करता है। सिंटेक्स आपके सामने है, एग्जाम्पल भी आपके सामने है। यहाँ देखो, हमने स्ट्रिंग a+b दिया है इवेल फंक्शन को। ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, लेकिन इवेल फंक्शन उसको पाइथन कोड की तरह एग्जीक्यूट करता है। ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, लेकिन इवेल फंक्शन को उसको पाइथन कोड की तरह एग्जीक्यूट करता है। मतलब वो देख लेता है कि a 100 b 3 है, और उन्हें ऐड करके रिजल्ट दे देता है 103। ये बहुत ही मैजिकल फंक्शन लगता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग को रन टाइम पे कोड कर में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे एक मिनी कैलकुलेटर हो, जो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया गया हो, उसे तुरंत सॉल्व कर सकता है। इवेलुएट पाइथन एक्सप्रेशन रिटन एज स्ट्रिंग, कोई भी वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन जो स्ट्रिंग में लिखा हो, उसको इवेल्स एग्जीक्यूट कर सकता है। रिटर्न्स द कंप्यूटेड रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आता है वो फंक्शन रिटर्न करता है। अवॉइड यूजिंग val विथ अनट्रस्टेड यूजर इनपुट, ये एक बहुत क्रिटिकल सिक्योरिटी वार्निंग है। अब सिक्योरिटी वार्निंग को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और रियल वर्ल्ड कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, आप एक ऐप बना रहे हो जिसमें यूजर अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टाइप करता है, और आप उस इनपुट को डायरेक्टली इवैल फंक्शन में डाल देते हो कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक,
लेकिन अगर कोई मैलिशियस यूजर कैलकुलेशन की जगह कुछ ऐसा लिख दे जो सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है, जैसे फाइल डिलीट करने वाला कोड या सिस्टम कमांड, तो इवैल फंक्शन उस हार्मफुल कोड को भी एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि इवैल बिना चेक किए जो भी वैलिड पाइथन कोड होता है उसको रन कर देता है, वह चेक नहीं करता है कि उसने डिलीट लिखा है या कुछ लिखा है। अगर वैलिड है तो रन कर देगा। इसलिए ये रूल याद रखो, इवैल को कभी भी अनट्रस्टेड, मतलब जिससे आप श्योर नहीं हो, यूजर इनपुट के साथ डायरेक्टली यूज मत करो, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट कर सकता है। इसको कोड इंजेक्शन वर्नेबिलिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट है सी एच आर फंक्शन। आपके सामने इसका सिंटेक्स है, एग्जाम्पल्स हैं, आउटपुट हैं, एरर एग्जाम्पल है, आउटपुट है। अब हम देखते हैं सी एच आर फंक्शन। ये फंक्शन ऑल्ड फंक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। याद है ना, हमने पहले ऑल्ड देखा था जो कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करता था। अब सी एच आर फंक्शन नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है, जैसे सी एच आर आई। आई एक इंटीजर होनी चाहिए जो 0 से 1 1 1 4 1 1 1 ओ एक्स 10 एफ 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 के रेंज में हो। ये पूरा यूनिकोड रेंज है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो 97 दिया है तो ए मिला, 65 दिया तो ए मिला, कैपिटल ए। याद है ना, ये एग्जैक्टली वही वैल्यूज हैं जो हमने ऑड में देखी थी, बस रिवर्स में। 1200 दिया तो एक स्पेशल यूनिकोड कैरेक्टर मिला जो साइक्रिलिक स्क्रिप्ट का लेटर है। ये दिखाता है कि सीएचआर और ऑड एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट इनवर्स फंक्शन है। अब एरर केस देखते हैं। आपने कोड लिखा, आउटपुट आया, वैल्यू एरर दोनों के लिए, क्योंकि -1 एक नेगेटिव नंबर है जो वैलिड यूनिकोड रेंज से बाहर है। अब 1114 112 भी वैलिड रेंज से बाहर है। मैक्सिमम अलाउड वैल्यू है 1114 111। सिर्फ इंटीजर यूनिकोड वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, करस्पॉन्डिंग यूनिकोड कैरेक्टर रिटर्न करता है। वैलिड रेंज के बाहर वैल्यूज वैल्यू एरर देते हैं। प्रैक्टिकल रेलिवेंस देखें तो ऑड और सीएचआर फंक्शन का यूज होता है एनकोडिंग और डिकोडिंग में, क्रिप्टोग्राफी में, साइफर एल्गोरिथम में बनाने में। जैसे अगर आप सेजर साइफर एक बेसिक एन्क्रिप्शन टेक्निक बनाना चाहते हो, तो आप कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करते हो, नंबर को शिफ्ट करते हो, और फिर वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हो। अब नेक्स्ट है हमारा इनपुट फंक्शन। चलिए अब मूव करते हैं इनपुट फंक्शन पे। ये फंक्शन हमें यूजर से डेटा लेने में हेल्प करता है। इनपुट क्या है? ये एक बिल्ट इन पाइथन फंक्शन है जो यूजर से इनपुट रीड करता है। जो भी यूजर टाइप करता है कीबोर्ड से, वो स्ट्रिंग एसटीआर के फॉर्म में डिफॉल्ट स्टोर होता है, चाहे उस यूजर नंबर ही क्यों ना टाइप करे। इनपुट प्रॉम्प्ट इसका सिंटैक्स है। प्रॉम्प्ट एक स्पेशल पैरामीटर है। ये एक मैसेज है जो यूजर को दिखाया जाता है इनपुट लेने से पहले, ताकि उसे पता चले कि क्या एंटर करना है। सिंटेक्स नेम है, प्रिंट है। यहाँ जब प्रोग्राम रन होता है तो इस स्क्रीन पे पहले एंटर योर नेम लिख आएगा, और प्रोग्राम वेट करेगा जब तक यूजर कुछ टाइप ना करे और एंटर ना दबाए। जो भी यूजर टाइप करेगा वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देखो, प्रोग्राम इंटरेक्टिवली यूजर से बात कर रहा है, पहले पूछता है नाम, फिर उसका यूज करता है। ये फंक्शन बहुत फंडामेंटल है, क्योंकि कोई भी रियल एप्लीकेशन जो यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उसे इनपुट लेना ही पड़ता है, चाहे वो लॉगिन फॉर्म हो, कैलकुलेटर हो,
या कोई भी इंटरेक्टिव प्रोग्राम हो। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो बिगिनर्स को बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि हमने अभी सीखा है इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, चाहे यूजर नंबर ही क्यों ना टाइप करे। तो अगर हमें यूजर से एज, जो एक नंबर होनी चाहिए, इनपुट लेनी है और उस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, जैसे एज है +5, तो हम सिर्फ इनपुट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्ट्रिंग देगा और स्ट्रिंग पे मैथमेटिकल ऑपरेशन डायरेक्टली नहीं होते हैं। इसी वजह से हम टाइप कन्वर्जन का यूज़ करते हैं, जो हमने इस लेक्चर के पहले हाफ में डिटेल से सीखा था। एज इंट इनपुट एंटर एन इंटीजर प्रिंट एज, यहाँ पहले इनपुट फंक्शन यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेता है और तुरंत उस स्ट्रिंग को इंट फंक्शन के अंदर रैप कर दिया गया है। इससे जो भी स्ट्रिंग आएगी वो तुरंत इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है नीचे फ्लोट इनपुट वाला केस। यहाँ इनपुट से आए स्ट्रिंग को तुरंत फ्लोट से कन्वर्ट कर दिया, ताकि डेसिमल नंबर जैसे प्राइस प्रॉपरली हैंडल हो सके। ये एक बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट पैटर्न है, जो आप अपने पूरे पाइथन कैरियर में बार बार यूज करोगे। से एबीसी इनपुट दिया तो आउटपुट आया वैल्यू इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। यहाँ क्या हुआ, यूजर ने नंबर की जगह एबीसी टाइप कर दिया। एक टेक्स्ट जो नंबर नहीं है, जब पाइथन इस स्ट्रिंग एबीसी को इंट से कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो वो फेल हो जाता है, क्योंकि एबीसी कोई वैलिड नंबर नहीं है ना, इसीलिए पाइथन वैल्यू रह देता है। ये एरर बहुत कॉमन है रियल एप्लीकेशन में, जब यूज़र गलत टाइप का डेटा एंटर कर देते हैं। इससे हैंडल करने के लिए एडवांस्ड प्रोग्राम में हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ करते हैं, जो हम फ्यूचर लेक्चर्स में सीखेंगे। जिससे अगर यूज़र गलत डेटा दे तो प्रोग्राम क्रैश ना हो, बल्कि ग्रेसफुली एरर हैंडल हो जाए। इनपुट यूज़र इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सारा इनपुट str के फॉर्म में स्टोर होता है। इंट फ्लोट जैसे फंक्शन यूज़ करके इनपुट को रिक्वायर्ड डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनवैलिड टाइप कन्वर्जन वैल्यू एरर देता है। नेक्स्ट इज प्रिंट फंक्शन। चलिए अब डिटेल में देखते हैं प्रिंट फंक्शन, जो हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज हम इसके सारे पैरामीटर्स डिटेल में समझेंगे। प्रिंट फंक्शन का यूज़ आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए होता है। ये एक मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कर सकता है एक साथ। इसका सिंटैक्स आपके सामने है। से वैल्यू 1 वैल्यू 2, ये वो वैल्यूज हैं जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो। आप एक से ज़्यादा वैल्यूज कॉमा से सेपरेट करके दे सकते हो, जैसे प्रिंट नेम, एज, SEP सेप, ये सेपरेटर का शॉर्ट फॉर्म है। ये डिफाइन करता है कि मल्टीपल वैल्यूज के बीच में क्या कैरेक्टर प्रिंट होगा। डिफॉल्ट वैल्यू है एक स्पेस, मतलब अगर आप प्रिंट ABC लिखोगे तो आउटपुट आएगा ABC, बीच में स्पेस है। लेकिन अगर आप चाहो तो सेप इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमर्स के अंदर कॉमा लगा को सेट करके तो आउटपुट बना सकते हो A, B, C। अब आता है एंड। ये डिफाइन करता है कि प्रिंट स्टेटमेंट के एंड में क्या कैरेक्टर ऐड होगा। डिफॉल्ट वैल्यू है न्यू लाइन में \n। इसी वजह से जब हम मल्टीपल बार प्रिंट कॉल करते हैं तो हर प्रिंट नया लाइन पर स्टार्ट होता है। अगर आप चाहो कि अगला प्रिंट सेम लाइन में कंटिन्यू हो तो आप एंड इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमास या एंड इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमास सेट कर सकते हो। फाइल ये स्पेसिफाई करता है कि आउटपुट कहाँ भेजा जाए। डिफ़ॉल्ट है sys.std आउट, मतलब स्क्रीन पे।
एडवांस्ड यूज केसेस में हम आउटपुट को फाइल में भी रीडायरेक्ट कर सकते हो इसी पैरामीटर से। फ्लश, अगर ये ट्रू सेट किया जाए तो आउटपुट तुरंत इमीडिएटली लिखा जाता है, बफर में वेट नहीं करता। डिफ़ॉल्ट है फॉल्स। इनमें से सेप और एंड सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले पैरामीटर्स हैं, इसीलिए इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अच्छी तरह समझ लो। मूव करते हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, आउटपुट फॉर्मेटिंग। ये टॉपिक बहुत यूज़फुल है जब आपको अपना आउटपुट प्रोफेशनली, नीटली और कंट्रोल्ड मैनर में डिस्प्ले करना हो। पाइथन में आउटपुट फॉर्मेटिंग के दो कॉमन मेथड्स हैं, टू कॉमन मेथड्स। सी स्टाइल फॉर्मेटिंग, str फॉर्मेट मेथड। चलिए पहले देखते हैं सी स्टाइल फॉर्मेटिंग। ये मेथड फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता है जो ऑपरेटर, परसेंटेज ऑपरेटर, मॉड्यूल्स के साथ कंबाइन होते हैं। ये मेथड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंस्पायर है, इसलिए नाम है सी स्टाइल। और ये स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल वैल्यूज को फॉर्मेट करने के लिए सूटेबल है। जनरल सिंटैक्स सामने है। परसेंटेज एस है स्ट्रिंग, डी है इंटीजर, एफ है फ्लोट पॉइंट नंबर, डॉट टू एफ है फ्लोट विद टू डेसिमल प्लेसेस, और ये है हेक्साडेसिमल, और वो है ऑक्टल। हर स्पेसिफायर बताता है कि उस जगह पे किस टाइप का डेटा आएगा और कैसे डिस्प्ले होगा। एस का मतलब है यहाँ एक स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, बाकी ऐसे जो लिखा है ऊपर। एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए अब इन फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझें। नेम रवि है, प्रिंट हुआ आउटपुट गुड मॉर्निंग रवि आया। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का एग्जाम्पल वन है। यहाँ देखो स्ट्रिंग में हमने परसेंटेज एस लिखा है जो एक प्लेस होल्डर है। बाद में परसेंटेज नेम लिख के पाइथन को बताते हैं कि इस प्लेस होल्डर की जगह नेम वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। क्योंकि जब नेम एक स्ट्रिंग है, मीन्स रवि, और परसेंटेज एज स्ट्रिंग के लिए स्पेसिफायर है, इसीलिए परफेक्टली मैच हो जाता है। एग्जाम्पल टू में देखो मल्टीपल वैल्यूज। यहाँ हमने तीन प्लेस होल्डर यूज किए हैं, परसेंटेज डी, दो परसेंटेज डी यूज किए हैं इंटीजर के लिए, और एक एसटी स्ट्रिंग। जब आपको मल्टीपल वैल्यूज फॉर्मेट करनी हो तो उन्हें ट्रिपल के फॉर्म में ए बी टेक्स्ट लिखना पड़ता है परसेंटेज ऑपरेटर के बाद। पाइथन ऑर्डर से हर प्लेस होल्डर को करस्पॉन्डिंग वैल्यूज से रिप्लेस कर देता है। पहला परसेंटेज डी को ए मिला, दूसरे परसेंटेज डी को बी मिला, परसेंटेज एक्स को टेक्स्ट मिला। थर्ड है फिक्स्ड विथ। अब ये थोड़ा एडवांस है। परसेंटेज 4D का मतलब है इंटीजर को 4 कैरेक्टर्स की फिक्स्ड विथ में प्रिंट करो। 480 ऑलरेडी 3 डिजिट्स का है, तो पाइथन उसे राइट अलाइन करके एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता है ताकि टोटल विथ 4 कैरेक्टर्स का हो जाए। इसी तरह परसेंटेज 2D मतलब 2 कैरेक्टर्स के विथ में प्रिंट करो। 70 ऑलरेडी 2 डिजिट्स का है तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगेगा। परसेंटेज 4D इंटीजर को 4 कैरेक्टर्स के फील्ड विड्थ में प्रिंट करता है और 2D 2 कैरेक्टर्स में। ये विड्थ फॉर्मेटिंग बहुत यूजफुल होता है जब आप टेबल्स या रिपोर्ट्स प्रिंट कर रहे हो जहां सब कुछ अलाइन होना चाहिए। जैसे अगर आप एक वोटिंग रिजल्ट टेबल बना रहे हो जिसमें नंबर्स नीटली कॉलम्स में अलाइन होने चाहिए, तो वहां पे इसका यूज हो सकता है। चलिए अब यूज करते हैं डेसिमल प्रिसीजन। चलिए अब देखते हैं डेसिमल प्रिसीजन का एग्जांपल। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आप मनी वैल्यूज
साइंटिफिक कैलकुलेशन या मेजरमेंट के साथ काम कर रहे हो। कोड आपके सामने है, एक एग्जांपल इसका। यहाँ परसेंटेज डॉट टू एफ का मतलब है वैल्यू को फ्लोट की तरह प्रिंट करो और डेसिमल पॉइंट के बाद एग्जैक्टली 2 डिजिट दिखाओ। पाई की असल वैल्यू है 3.14159265 है, लेकिन हमने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर दिया 3.14। परसेंटेज डॉट टू एफ डिस्प्लेस 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ये राउंडिंग करता है, ट्रंकेट नहीं। मतलब अगर थर्ड डेसिमल डिजिट 5 या उससे ज्यादा होता है तो नंबर राउंड अप हो जाता है। ये बहुत यूज़फुल होता है जब आप प्राइस डिस्प्ले कर रहे हो। जैसे परसेंटेज डॉट टू एफ से आप हमेशा एग्जैक्टली 2 डेसिमल प्लेसेस दिखा सकते हो, जैसे 99.99, क्योंकि करेंसी में हमें यूजुअली 2 डेसिमल प्लेसेस ही चाहिए होती हैं। अब मूव करते हैं सेकंड फॉर्मेटिंग मेथड की तरफ, एस टी आर डॉट फॉर्मेट मेथड। ये एक मॉडर्न और फ्लेक्सिबल फॉर्मेटिंग टेक्निक है जो कर्ली ब्रेसेस प्लेस होल्डर यूज करती हैं वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए। कर्ली ब्रेसेस प्लेस होल्डर्स के रूप में यूज होते हैं, वैल्यूज ऑर्डर में इंसर्ट होती हैं। जितनी कर्ली ब्रेसेस हैं उतनी वैल्यूज सीक्वेंस में बाहर आ जाती हैं। आप इंडेक्स नंबर भी यूज कर सकते हो, जैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 फिर 1 2। एग्जाम्पल आपके सामने है। देखो ये मेथड परसेंटेज फॉर्मेटिंग से थोड़ा क्लीनर दिखता है। हमें टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं, परसेंटेज डी परसेंटेज एस वगैरह। सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लिख दो और डॉट फॉर्मेट में ऑर्डर से वैल्यूज दो। पाइथन ऑटोमेटिकली मैच करके देता है। चलिए अब देखते हैं एस टी आर डॉट फॉर्मेट के साथ इंडेक्स नंबर्स का यूज़। यहाँ हमने हर कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक नंबर लिखा है, 0 1 2। ये नंबर्स इंडेक्स हैं जो फॉर्मेट फंक्शन के आर्गुमेंट्स की पोजीशन बताते हैं। से 0 पहला आर्गुमेंट ए को रिफर करता है, 1 दूसरा आर्गुमेंट बी को रिफर करता है, दूसरा सेकंड तीसरा आर्गुमेंट टेक्स्ट को रिफर करता है। ये क्यों यूज़फुल है? क्योंकि अगर आप चाहो तो इंडिसेस को रिपीट कर सकते हो या उनका ऑर्डर बदल सकते हो। जैसे अगर आप लिखो 210 डॉट फॉर्मेट ए वी टेक्स्ट, तो इनपुट आएगा टेक्स्ट पहले, फिर ए फिर बी, चाहे उन्हें फंक्शन में ओरिजिनल ऑर्डर में ही दिया गया हो। ये फीचर परसेंटेज फॉर्मेटिंग में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, इसीलिए एस डॉट फॉर्मेट ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कॉम्प्लेक्स आउटपुट रिक्वायरमेंट के लिए। अब देखते हैं डेसिमल प्रिसीजन एस डॉट फॉर्मेट में। डॉट थ्री एफ डिस्प्लेस 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देखो सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है फॉर्मेटिंग से। यहाँ हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोलोन लिखते हैं, उसके बाद डॉट थ्री एफ लिखते हैं जो बताता है कि डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। पैटर्न है कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोलोन डॉट थ्री एफ, कोलोन डॉट थ्री एफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जो बताता है कि 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। कंपैरिजन दोनों मेथड में है, दोनों मेथड सेम काम करते हैं, बस सिंटेक्स अलग है। आजकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर स्टीआर डॉट फॉर्मेट या एफ स्ट्रिंग प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा रीडेबल होते हैं। लेकिन परसेंटेज फॉर्मेटिंग पुराने कोड बेसिस में और सी बैकग्राउंड डेवलपर्स में बहुत कॉमन है। आपको दोनों आने चाहिए, काम खत्म। चलिए अब मूव करते हैं लेक्चर के लास्ट मेजर सेक्शन की तरफ, ऑपरेटर्स। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे एडिशन,
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। चलिए टेबल को डिटेल में समझते हैं। ऐसे एडिशन, दो ऑपरेंड्स को ऐड करता है। एग्जाम्पल 10+5, आउटपुट आया 15। अरे आपने 10+5 ऐड किया तो 15 नहीं आएगा ना, ये सबसे बेसिक ऑपरेटर है, बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स जैसा। सब्ट्रैक्शन, सेकंड ऑपरेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट माइनस करता है। एग्जाम्पल 10-5, आउटपुट आया 5। मल्टीप्लिकेशन, दो ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करता है। एग्जाम्पल 10 5, आउटपुट 50। डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। देखो इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन। फ्लोट डिवीजन फ्लोट रिजल्ट देता है, फ्लोर इंटीजर फ्लोट रिजल्ट देता है। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है बिगिनर्स के लिए, इसलिए इस डिफरेंस को अच्छी तरह समझ लो। मॉड्यूलस, डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बाकी बचा हुआ होता है वो रिटर्न करता है। एग्जांपल 10 मॉड्यूलस 3, आउटपुट आया 1, क्योंकि 10 को डिवाइड करोगे 3 से तो 1 ही आएगा, रिमाइंडर बनाता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर बहुत यूजफुल है। जैसे अगर आप चेक करना हो कि कोई नंबर इवन है या ऑड, तो आप नंबर मॉड्यूलस 2 यूज करते हो। अगर रिजल्ट 0 है तो इवन है, अगर 1 है तो ऑड है। एक्सपोनेंशिएशन, एक नंबर को दूसरे नंबर की पावर तक रीच करते हैं। एग्जाम्पल 2 2 आउटपुट है, क्योंकि 2 की पावर 3 है। ये मैथ्स का पावर ऑफ कॉन्सेप्ट के बराबर है। चलिए अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और रिजल्ट बूलियन ट्रू या फॉल्स में दे देते हैं। जैसे पहला है इक्वल टू, चेक्स इफ टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। सेकेंड इज नॉट इक्वल टू, checks if two values are different. Greater than, check if the left value is greater. Less than, checks if left value is smaller. Greater than or equal to, check if left value is greater or equal. Less than or equal to, it checks if left value is smaller or equal. Next is bitwise operators. ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी लगता है बिगिनर्स को, लेकिन अगर आप बाइनरी नंबर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो तो ये बहुत इजी हो जाता है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं? ये नंबर्स की बाइनरी बिट रिप्रेजेंटेशन पे ऑपरेट करते हैं। मतलब पूरे नंबर पे काम करने के बजाय ये बिट बाय बिट एक एक बिट ऑपरेट करते हैं। याद रखो कंप्यूटर्स इंटरनली सारे नंबर्स को बाइनरी फॉर्मेट सिर्फ जीरो और वंस में स्टोर करते हैं। चलिए अब पहला बिटवाइज ऑपरेटर देखते हैं, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एक सारे बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर देता है स्पेसिफाइड पोजीशंस तक। हर एक लेफ्ट शिफ्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। सिंटेक्स आपके सामने है। 12 को बाइनरी में लिखें तो 00001100। अब इसे 2 पोजीशंस लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, मतलब सारे बिट्स 2 जगह लेफ्ट मूव होंगे और राइट साइड में 2 नए जीरोस आ जाएंगे। और इसे वापस डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 48 आएगा। फॉर्मूला से आप मैच कर सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि लेफ्ट साइड एसेंशियली एक फास्ट मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है। हर लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 पोजीशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। लेफ्ट शिफ्ट बाई n पोजीशन नंबर को 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर देता है। अब आता है राइट शिफ्ट। ये लेफ्ट शिफ्ट का अपोजिट है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर नंबर के सारे बिट्स को राइट शिफ्ट कर देता है। हर एक राइट शिफ्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर देता है। 48 को बाइनरी में लिखो। अब इसे 3 पोजीशन राइट राइट शिफ्ट करते हैं।
सारे बिट्स 3 जगह राइट मूव होंगे और इसे वापस डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 6 आएगा। फॉर्मूला से वेरीफाई कर लो कि जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर होता है, फ्लोर डिवीजन जैसा, क्योंकि जो बिट्स राइट साइड से गिर जाते हैं, डिस्कार्ड होते हैं, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। इसीलिए राइट शिफ्ट एसेंशियली फास्ट इंटीजर डिवीजन का काम करता है, स्पेशली डिवीजन बाय पावर्स ऑफ 2। बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर बहुत यूज होते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और परफॉर्मेंस क्रिटिकल कोड में, क्योंकि बिट ऑपरेशन सीपीयू लेवल पे बहुत फास्ट होते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से भी फास्ट, खासकर एम्बेडेड सिस्टम या परफॉर्मेंस सेंसिटिव एप्लीकेशंस में। अब आता है बिटवाइज एंड। ये दो नंबर्स के करस्पॉन्डिंग बिट्स पे एंड लॉजिक अप्लाई करता है। एंड ऑपरेटर सिर्फ 1 रिटर्न करता है जब दोनों बिट्स 1 हो, बाकी सारे केसेस में 0 रिटर्न करता है। चलिए ट्रुथ टेबल देखते हैं। जब 0 0 है तो 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1। देखो सिर्फ लास्ट रो में रिजल्ट 1 है जब दोनों ए और बी 1 है, बाकी तीनों केसेस में रिजल्ट 0 है। ये समझने का सिंपल तरीका है, एंड का मतलब है दोनों चाहिए। जैसे रियल लाइफ में भी एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एग्जाम्पल भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज बिट वाइज और। अब देखते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर 1 रिटर्न करता है अगर कम से कम एक बिट 1 हो, दोनों भी हो सकते हैं या सिर्फ एक। 0 0 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1। देखो सिर्फ पहले रो में रिजल्ट 0 है जब दोनों 0 हैं, बाकी तीनों केसेस में कम से कम एक बिट 1 है, इसलिए रिजल्ट 1 है। सिंपल समझने का तरीका है, ओ आर का मतलब है कम से कम एक चाहिए। थोड़ा रिलैक्स्ड कंडीशन है एंड के कंपैरिजन में। अब आता है बिट वाइज नॉट। ये सबसे ट्रिकी ऑपरेटर है इन सब में, इसलिए इसे ध्यान समझना। नॉट ऑपरेटर के हर बिट को इन्वर्ट उल्टा कर देता है, मतलब 0 को 1 कर देता है। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सॉर, बिट वाइज एक्सॉर। इसे एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। एक्सॉर ऑपरेटर 1 रिटर्न करता है सिर्फ तब जब दोनों बिट्स डिफरेंट या अलग हों। अगर दोनों बिट्स सेम हैं, दोनों 0 या दोनों 1, तो रिजल्ट 0 आता है। देखो एक्सॉर सिर्फ तब 1 देता है जब बिट्स डिफरेंट हो, 0 1 या 1 0। जब बिट्स सेम है, 0 0 या 1 1, तो रिजल्ट 0 आता है। ये नॉर्मल और से डिफरेंट है। नॉर्मल और में जब दोनों 1 होते हैं तो भी रिजल्ट 1 आता है, लेकिन एक्सॉर में जब दोनों 1 होते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। इसीलिए एक्सक्लूसिवली और कहते हैं, मतलब दोनों एक साथ नहीं चाहिए, सिर्फ एक। चलिए आज का लेक्चर, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।